Welcome you all to today's online session for Standard 12 Accountancy Part 2. The last chapter, that is cash flow statement. In the board itself, I have prepared the format for cash flow. So first of all, let me tell you what you mean by cash flow. Cash flow मतलब बिजनेस के पास पैसे कहाँ से आते हैं, what are the inflow sources and what are the outflow sources. तो बेसिकली फ्लोज को मैंने एक्टिविटी में डिवाइड किया है. One is my operating activities, the next one is my investing activities, and the last one is my financing activities. Inflow, okay, कहाँ से inflow आता है और कहाँ से outflow जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर. बिजनेसमैन कम्स टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि भाई कितना इनफ्लोज है कितना आउटफ्लोज है. ओके, सो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हाटएवर अमाउंट वी आर गेटिंग, ओके, उसके बाद पूरा इन्वेस्टिंग का पूरा अलग से करना है व्हाटएवर अमाउंट वी आर गेटिंग. उसके बाद पूरा फाइनेंसिंग का अलग से करना है. फिर ए बी सी तीनों दिन को हमें प्लस कर देना है. तीनों दिन को प्लस करने के बाद ए बी सी को प्लस करना है. वी गेट नेट कैश फ्लो. ओके, चाहे इनफ्लो हो आउटफ्लो हो. इनफ्लो होगा तो प्लस में होगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस में होगा. उसके बाद फ्रॉम दिस हमें यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर 2 साल का दिया होगा. प्रीवियस ईयर को हमें इसमें ऐड कर देना है एंड द आंसर जो आएगा वो होगा मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट ईयर का आंसर. मतलब कैश बैलेंस विल बी योर आंसर. प्रीवियस ईयर कैश बैलेंस प्लस करो, करंट ईयर कैश बैलेंस ऑफ का उसका आंसर अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा. सो कौन सी एक्टिविटी में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई एम टॉकिंग एज पर कंपनी फाइल अकाउंट्स. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. So it starts with net profit of current year. So it starts with net profit of current year. तो सीधा आपको देखे रखा होगा प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, या तो 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा उसको आपको कंपेयर करना है. 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा उसको आपको कंपेयर करना है. अगर 2 साल का प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा 2 साल का, उसको आपको कंपेयर कर लेना है. डिफरेंस चेक कर लेना है, इंसर्ट कंपेयर का मतलब डिफरेंस कर लेना है आपको. विल गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. उसमें आपको क्या लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. जस्ट वेट. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. उसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. आई वेंट फॉर टेकिंग द मार्कअप. नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब के जो रेगुलर बिजनेस सोर्सेज हम नहीं कमाते, जो भी रेगुलर इनकम नहीं है. जैसे प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रोज तो नहीं करते, इन्वेस्टमेंट रोज तो नहीं बेचेंगे. प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट्स रोज तो एसेट नहीं बेचेंगे. इट इज नॉट माय बिजनेस ऑफ सेलिंग द एसेट्स. पुराने हो गए होंगे तो मैंने बेच दिया होगा. इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कभी कभी ही मुझे मिलता है. ओके. डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड भी मुझे साल में एक ही बार मिलता है, यू कैन से. एंड रेंट इनकम ऑन द एसेट्स. ठीक है, तो ये सब वो इनकम है जिसके लिए मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता. वी कैन से नॉन ऑपरेटिंग. मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता. एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, एसेट्स बेच दिया है, इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट मिलता ही रहता है. सेट्स पे इन्वेस्टमेंट किया उस पर डिविडेंड मिलता ही रहता है. प्रॉपर्टीज मैंने किसी को भाड़े पे दे दी उस पर रेंट मिलता ही रहता है. उसके लिए मुझे रेगुलर बेसिस पे काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो हम कंसीडर करते हैं उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर. टोटल ऑफ इट को हमें माइनस करना है. ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये जो है वो हमें माइनस करना है. उसके बाद क्या ऐड करना है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, प्रोविजंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो मुझे ऐड करना है. तो उसमें क्या आता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस. ओके, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, मुझे इसको पे नहीं करना होता है. इंटेंजिबल एसेट्स एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया है, मतलब राइट ऑफ ही होता है. मैंने राइट ऑफ लिख दिया, उसकी वैल्यू कम हो तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइज करना. ओके, वो फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस किया हो तो प्लस, प्रॉफिट किया हो तो बाय माइनस. ओके, उसके बाद टैक्स प्रोविजन ऑफ करंट ईयर, 2 साल का फिगर कर दिया है तो करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन आपको ऊपर प्लस करना है और नीचे टैक्स पेड प्रीवियस से यहाँ पे माइनस करना है. करंट ईयर का प्लस किया, देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो भी डिफरेंस दिया होगा. प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर यहाँ पे प्लस
डिविडेंड जो हम पे करते हैं, ओके, इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पे हम जो यहाँ पे करेंगे, सी पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड वो यहाँ से माइनस होगा, ओके। उसके बाद क्या क्या ऐड होगा, फिर मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये मेरी एडिंग है। ये ऐड क्या करना है, डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड है, जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस होता है, जिसके लिए मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ओके। सो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, वो आपको ऐड करना है। देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे मुझे फिगर मिलेगा। इसके अंदर से ये लेस किया तो यहाँ पे मैंने फिगर लिखा, इसमें से मैंने ये प्लस किया तो ये अमाउंट मिला, उसमें मैंने ये भी प्लस किया तो ये अमाउंट आया, इसमें से ये माइनस, ये प्लस, तो मुझे नेट अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे अवेलेबल हुआ, फिर मुझे क्या करना है, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से क्या, उससे पहले क्या चेंज हो मेरे ऑपरेटिंग में, मतलब ये सब पार्ट मान के चलो, इट सब प्रॉफिट एंड लॉस। अब आता हूं मैं करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज में। मुझे तो कैश को लिखना है, लायबिलिटीज बढ़ती है तो कैश आया, सर वो कैश कैसा है, क्रेडिटर्स बढ़े, ठीक है, तो मुझे पेमेंट लेस बाद में करना, तो कैश मिला, कैश रह गया मेरे पास। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा तो पैसे मिले मुझे, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू थिंक अबाउट कि पैसे, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना। शॉर्ट टर्म लोन बढ़ा तो पैसे मिले मुझे हमें, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करनी है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, वो भी एसेट्स बेचा, एसेट्स को बेच दिए मैंने, लूज टूल्स बेच दिए तो एसेट्स कम हो गए, बेच तो पैसे मिले मुझे, तो ये ऐड होगा। और इसका उल्टा, करंट लायबिलिटीज कम हुई, मतलब मैंने पेमेंट किया होगा तो कम हुआ होगा, पैसे गए। एसेट्स बढ़े, मैंने बताया एसेट मैंने और परचेस किया होगा, करंट एसेट्स, तो पैसे मेरे यहाँ पे गए होंगे। स्टॉक मैंने परचेस किया तो पैसे गए, तो ये लेस करना, तो ये दोनों ऐड, ये दोनों लेस करके अमाउंट बाहर लिखना है। इसमें से इसको मैंने प्लस किया, फिगर अगर प्लस में आया तो प्लस करना है, माइनस में आया तो माइनस करना है, यू विल गेट द अमाउंट ओवर हियर। इसमें आपको टैक्स पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस करना है, यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको अवेलेबल है। तो ये पूरा आपने अलग से लिख दिया, अगर पूरा फॉर्मेट बाय चांस पूछा है तो, बाकी तो पूरा फॉर्मेट पूछते नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर कैरीज अराउंड 6 मार्क्स। एक 4 मार्क्स आपको सम पूछेंगे, एक एमसीक्यू, एक 1 सेकंड पूछा जाता है बेसिकली, इसके ऊपर पूछते नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर एक आध एक्टिविटी ही पूछेंगे, उसके ऊपर तो पूछेंगे नहीं, ओके। सो कमिंग टू माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिपेंड करता है मेरे यहाँ पे एसेट्स के ऊपर। कौन से एसेट्स सर, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है सर, नॉन करंट एसेट्स। आई थिंक आपको पता है व्हाट डू मीन बाय नॉन करंट एसेट्स, आपने ऑलरेडी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, कंपनी फाइनल बैलेंस शीट ऑलरेडी लर्न किया है, तो सर मुझे पता है वो 4 पॉइंट जो है, ठीक है। एसेट्स बढ़े तो मतलब पैसे गए, एसेट्स कम हुए मतलब पैसे आए। इन शॉर्ट देखो, सेल किया एसेट्स तो पैसे आए, सेल किया मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो पैसे आए, इंटरेस्ट डिविडेंड राइट मुझे मिला वो तो पैसे आए, परचेज किया मैंने एसेट्स से, नॉन इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो पैसे गए, तो पैसे आए, कैश कम्स, कैश गोज, करने के बाद नेट अमाउंट इन्वेस्टिंग का मुझे बाहर लिख देना, बिगड़ नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिपेंड करता है मेरा यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर और नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर। आप अगर ध्यान से सोचोगे प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा, यहां तक प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, या आ गया मेरा करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज आ गया, या आ गया मेरा नॉन करंट एसेट्स आ गया, मतलब एसेट्स में खत्म हो गए, लायबिलिटीज में क्या बचा है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज बची हुई है, तो वो इसमें आ गया। मतलब मेरी पूरी बैलेंस शीट की एक हिस्ट्री है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अब लायबिलिटीज बढ़ी, मतलब मैंने शेयर्स और भी इश्यू किए होंगे, डिबेंचर्स और भी बेचे होंगे, तो पैसे मिले होंगे मुझे। लायबिलिटीज बढ़ी तो कैश कम्स इन, सो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पैसे मिले। प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किए और मैंने प्रोसीड मतलब और भी करना, तो पैसे मिले। डिविडेंड पे किया, फाइनल डिविडेंड पे किया और साल के एंड में पे किया, इंटरिम इन बिटवीन भी मैंने कोई डिविडेंड अगर मैंने पे किया है तो वो भी माइनस पेमेंट किया। लोन का रिपेमेंट किया तो भी पैसे गए। रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के पैसे वापस किया, प्रेफरेंस शेयर्स के मैंने पैसे वापस किए, 1 सेकंड पैसे गए मेरे पास से। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट पे करना पड़ा, पैसे गए। लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, पैसे गए। तो पैसे आए और पैसे के सेविंग एक नेट इफेक्ट मुझे बाहर दे देती है, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, तो ये सी आ गया।
फिर आपको ए बी एंड सी तीनों को प्लस कर नेट कैश फ्लो मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग प्रीवियस ईयर का, तो आपको करंट के वाला आंसर अवेलेबल है, मतलब आपका आंसर टैली हो जाएगा। आई होप सो कि आपको फॉर्मेट क्लियर होगा। फॉर्मेट वंस आपको क्लियर है तो आप कोई भी सम कर सकते हो। फॉर्मेट वंस अगर आपको क्लियर है ना तो बेटा आप कोई भी सम कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कंपनी फाइनल अकाउंट्स में किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। सब में कुछ भी नहीं था, 11 मार्क पक्के थे आपके, पक्के। ओके, उसके बाद था मेरा पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर भी आपको फॉर्मेट पक्का था कि इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है, आपको ऑलरेडी पता है। कंपैरेटिव में होता, कॉमन सेक्टर में क्या था, सेल्स के बेस पे करना था मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, कॉमन सेक्टर के अंदर बैलेंस शीट के अंदर टोटल ऑफ बैलेंस शीट से मुझे पे करना था। आई होप सो बी क्लियर है। देन चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो, सारे फॉर्मूलाज, आई थिंक 14 फॉर्मूलाज थे इनके अंदर दूसरे फॉर्मूलाज भी थे, बट 14 फॉर्मूलाज मैंने बोर्ड पे आपको बता दिए थे क्या है और कैसे है। फॉर्मूलाज रन किया, सब क्लियर। देखिए सेम वे यहाँ पे फॉर्मेट रन किया, सब क्लियर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट we will see the error questions and the exercise sums, so we will understand that. Okay, और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, अभी बता देता हूं मैं आपको कंपनी का फाइनल अकाउंट फॉर्मेट ठीक से बेटा लर्न करना। ओके, देन अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूला ठीक से लर्न करना। ओके, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन सेंस कंपैरेटिव के सम्स ध्यान से करना। अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूलास, कैश फ्लो का ये फॉर्मेट लर्न कर लेना। ओके, एज यू ऑलरेडी नो फर्स्ट पार्ट, ओके, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, फर्स्ट पार्ट में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपको एक सम पूछेंगे 11 मार्क में। कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक सम पूछ, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक सम पूछेंगे 11 मार्क्स में, तो 11 22 मार्क्स हो गए। एडमिशन के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स, रिटायरमेंट के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स, शेयर कैपिटल के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स। शेयर कैपिटल के सम में ऑप्शंस आते हैं, 99% तो शेयर कैपिटल के सम में आपको ऑप्शन देते हैं। दिस टाइम प्रोडक्ट भी आपको नहीं है, तो केस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑफ शेयर कैपिटल आप सॉल्व कर लेना। डिबेंचर्स में बेसिकली आपको इश्यूड पर, रेडीमेड पर, इश्यूड पर, रेडीमेड प्रीमियम जो 6 टाइप्स थे वो अच्छे से उसके एंट्रीज आप देख लेना, इश्यूड की, रिडेम्पशंस की। 99% वही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। ओके, 3 marks and 4 marks. Chapter number 4, that is reconsider partnership from first part. Sacrifice gain ratio आप देख लेना, and question number 12 उसमें से देख लेना। ओके, चैप्टर नंबर 3 गुडविल। ओके, गुडविल में से आप चारों चीजों की फॉर्मूला याद कर लेना, चारों की फॉर्मूला याद कर लेना। वेटेज देना मैक्सिमम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसके फॉर्मूला ठीक से करना, उसमें रुपीज लगाना भूलना मत। चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम पार्ट 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के 11 सम्स है, वो 11 के 11 सम्स आपको बताओ इनिशिएट कैसे करना है। चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन, चैप्टर 7 डिसोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2-3 क्वेश्चन से वो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा एंड क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आपको इतना करना है। चैप्टर 2 में तो मैंने बता दिया, फर्स्ट चैप्टर में सबको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 18 ठीक से कर लेना। ओके, चैप्टर 2 में मैंने बताया डिबेंचर्स में आपको 6 जो दिया है, पार प्रीमियम, पार डिस्काउंट प्रीमियम, डिस्काउंट पार, वो 6 जो है वो आप लर्न कर लेना, उसके एंट्रीज बेसिकली। और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला भी कर लेना, जो मैंने वेरी लास्ट लेक्चर में बताया था, एक वो भी आप देख सकते हो, वो भी चांसेस है पूछे जाने के। ओके, थर्ड चैप्टर मैंने कंपनी फाइनेंस बता दिया, उसमें आपके लास्ट के 2 इलस्ट्रेशंस एंड एक्सेस में लास्ट के 2 सम्स, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। देन चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो जो सिंपल वाला है, क्वेश्चन मार्क वाले नहीं करोगे एट प्रेजेंट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा करना है मत, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप नहीं करोगे। ओके, एकदम इतना तो भी चलेगा, बट एक बार देख जरूर लेना उसको भी अब। सो चैप्टर नंबर 4 में कंपैरेटिव के सम्स एंड कॉमन सर्च के सम्स एक बार कर लेना सॉल्व। चैप्टर नंबर 5 में पहले फॉर्मूला ही लर्न करना, उसके बाद ही सम का अटैक करना। बहुत ही कम है, कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ ही सम्स है यहाँ पे, हार्डली 35 सम्स होंगे, आपको इतना ही करना है। चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट,
ओके ये, और जो मैं आगे करवाने वाला हूं आपको इलस्ट्रेशंस एंड एक्सेस के सम्स। ओके इतने ज्यादा इसमें भी नहीं है, आप ये फुल चैप्टर यहाँ पे कर सकते हो। थियोरेटिकल एमसीक्यूज एंड वन सेंटेंस है, टेक्स्ट बुक के पीछे से आपको एमसीक्यू एंड वन सेंटेंस प्रॉपर्ली गो थ्रू पहले यहाँ पे कर लेना है, फिर कोई दूसरी और बुक्स पे यहाँ पे जाना। ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। होप सो आप अच्छे से अटेंड करेंगे, क्वेश्चंस ठीक से रीड करेंगे, देन आप उस पे सॉल्व सम या थियरी फिर यहाँ पे सॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टिल यू आर हैविंग सो मेनी टाइम। तो अभी आपको गाला की बुक्स आती है, ओके देन मॉडर्न क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आती है, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, परचेस करें एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स। ये जो भी बना है दैट इज कॉल्ड द बेस। बेस अच्छी है तो बिल्डिंग प्रॉपर खड़ी होगी, इन बिल्डिंग को भी खड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। सो बेटर भी आपका बेस कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है अकाउंटेंसी का। नाउ आप उस बिल्डिंग बनाए, स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स। ओके पेपर सॉल्व करना चालू करें, आपका अकाउंट्स का पेपर 2.5 आवर्स में फुल्ली कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू चेक द पेपर्स। सो फ्यू एडवाइस जो मैंने मुझे आपको देने थे, आई हैव गिवन दैट एडवाइसेस। ओके फॉलो करना है नहीं करना दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है यू नो इट वेरी वेल, पेपर्स अटेम्प्ट किस तरीके से आपको करना चाहिए। ओके नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस and the exercise sums of chapter number 6, the last chapter of accounts, standard 12 cash flow. Thank you. Stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Illustration number 7. From the following information and balance sheet of 2 years of Nirav company, calculate cash flow from operating activities. So here we are given with balance sheet. So balance sheet में से क्या क्या फिगर मुझे यहाँ पे काम आ सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं पहले बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 12% डिबेंचर्स दे के रखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट्स में दिया फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स। इंटर्न डिविडेंड मैंने पे किया 20,000, न्यू डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके आपको करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंस से आपका सम स्टार्ट होगा, प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, मीन्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 1,50,000 का प्रॉफिट। ओके देन उसके अंदर प्रोविजंस ऑफ करंट ईयर आपको ऐड करना है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, इंटर्म डिविडेंड आपने पे किया है वो, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर आपको अप्लाई करना है, कितना डिविडेंड दिया है लेट अस चेक। करंट ईयर 50,000 है, प्रीवियस ईयर का फिनांसिंग में जाएगा। टैक्स प्रोविजन करंट ईयर 50,000 है वो ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का 40,000 नीचे माइनस होगा। ओके उसके बाद डिबेंचर्स पे मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है 12% का। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट 2 लाख पे 12% दैट इज 24,000 का मैंने इंटरेस्ट पे किया है। ओके एंड उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं। फिर जो आपको ऐड करना है डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, 3 लाख का 2 लाख 1 लाख का करंट एसेट यहाँ पे ऐड किया। करंट लायबिलिटीज़ की बात करें, क्रेडिटर्स 90 का 60, लायबिलिटीज़ कम हो गए, मतलब मैंने पे कर दिया तो ये तो पैसे गए, लेस होगा। और उसके बाद प्रपोज डिविडेंड तो हमने कर दिया, करंट ईयर का प्लस कर दिया है, टैक्स प्रोविज़न भी करंट ईयर का मैंने प्लस कर दिया, और टैक्स प्रोविजन 40,000 जो प्रीवियस ईयर का वो लास्ट में मुझे माइनस करना है, देख सकते हैं आप। ओके और जहाँ तक बात रही बैंक ओवरड्राफ्ट की, इट इज़ ए पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है या फिनांसिंग का पार्ट समझ के उसको मुझे फिनांसिंग के अंदर डाल देना है, ना कि करंट लायबिलिटी समझना है उसको मुझे यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आपको देखे रखा है, सम स्टार्ट किया। टैक्स प्रोविजंस करंट ईयर का मानना है, प्लस प्रपोज डिविडेंड प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस डेप्रिसिएशन चार्ज प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स प्लस रेंट रिसीव्ड माइनस डिविडेंड रिसीव्ड माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ गया मतलब पैसे गए तो माइनस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कम हो गया मतलब वापस से पैसे गए तो माइनस। ओके यू गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ओके वहाँ से सम स्टार्ट किया। अब करंट एसेट्स बढ़ गए तो पैसे गए, तो इंक्रीज इन डेटर्स तो माइनस, डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल तो प्लस, डिक्रीज इन स्टॉक तो प्लस,
इंक्रीज इन पेपर एक्सपेंस तो माइनस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज, लायबिलिटीज बढ़ी तो प्लस, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स तो माइनस। तो प्लस माइनस देखने के बाद इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, प्लस माइनस हमने अभी कर लिया। वी गॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वी कैन से। बट टैक्स पे करने से पहले वाला, इसमें से टैक्स अगर दिया तो तुम्हें टैक्स यहाँ से माइनस करना पड़ता। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स दिया, अदर इनकम दिया, इनकम ऑफ रेंट, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद आपको दिया है एक्सपेंसेस की लिस्ट देके रखी हुई है। आई थिंक सो हमें जो क्या काम का एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन है, पेटेंट्स एमोर्टाइज है और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये एक्सपेंसेस अपने लिस्ट में है, इसको हम प्लस करेंगे। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,69,000, ओके, उससे सम स्टार्ट किया, एक्सपेंसेस ऐड किए, इनकम जो देके रखी थी वो हमने लेस किया, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल मुझे अवेलेबल हो गया। अब मुझे करना है यहाँ पे चेंज इन करंट एंड करंट लायबिलिटीज, डेटर्स 78 का 90 हो गया, एसेट्स बढ़ गए तो माइनस, क्रेडिटर्स बढ़ गए तो प्लस, लायबिलिटीज बढ़ गए तो प्लस, बिल्स पेएबल लायबिलिटीज से कम हो गया तो माइनस, बिल रिसीवेबल करंट एसेट से कम हो गया तो प्लस, स्टॉक 90 का 1,10,000 हो गया, बढ़ गया तो माइनस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 18 का 15 हो गया, लायबिलिटीज कम हो गई तो मतलब पे कर दिया हो तो माइनस, प्रीपेड इंश्योरेंस 9 का 7 हो गया, एसेट्स कम हो गया तो प्लस। तो ये प्लस माइनस करने के बाद वॉट एवर द अमाउंट कम्स, ओके, दैट विल बी माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। So in the next lecture we'll be doing the sums of cash flow from investing activities, जो डिपेंड करता है मेरे फिक्स एसेट्स के ऊपर। फॉर्मेट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, उस फॉर्मेट के बेस पे मुझे काम यहाँ पे करना है। ओके, अब देखो एक पर्टिकुलर एसेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखे रखा है, एक सम देख लेते हैं। ओके, तो आप स्टार्ट कर पाओगे। आपको मशीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मशीन अकाउंट बना दिया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। बुक वैल्यू ऑफ मशीन थी, जिसको बेचा था उसकी बुक वैल्यू थी 25,000, उसको बेचा मैंने 15,000 में, तो बाई सेल बाई कैश 15,000, 10,000 का मैंने नुकसान किया बिकॉज 25 का था, 15 में बेचा, 10 का नुकसान भी क्रेडिट साइड पर, डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट साइड पर, तो रिमेनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर बचा, मतलब मैंने परचेस किया। तो इन्वेस्टिंग के अंदर तो हमें क्या करना होता है, परचेस और सेल ही देखना होता है। तो परचेस किया तो आउटफ्लो और सेल किया 15,000 तो इनफ्लो, ये दोनों ही इसका काम है। ऑपरेटिंग में जाता है डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ऑपरेटिंग में जाता है और प्लस होता है। इन्वेस्टिंग में तो परचेस एंड सेल ऑफ एसेट्स के बारे में दिया हुआ होता है, आप चेक कर सकते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ये देखो आंसर माइनस में तो हमने ब्रैकेट में लिखा है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में भी आपको देखा रखा है रिगार्डिंग फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर, सेल ऑफ मशीन सेल किया है मैंने मशीन क्रेडिट साइड पर। मशीन की बुक वैल्यू थी 3,20,000, बेचा मैंने 4,00,000 में, तो प्रॉफिट क्या था डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 80,000, डिफरेंस अमाउंट आया, लिखा टू कैश परचेस 11,20,000। इन्वेस्टिंग में परचेस क्या आएगा, माइनस में 11,20,000 और सेल प्लस में 4,00,000, तो नेट कितना आया 7,20,000 माइनस में। ओके, आप चेक कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आप ट्राई कर कीजिएगा, if it's possible for you, try to solve it, or else we'll solve it in the next lecture. Till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.